हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो संस्कृत है उसका 6ठा नंबर चैप्टर का हम लोग थ्योरी पोर्शन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक का थ्योरी पोर्शन पढ़ा भी दिया है और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 6 क्या है, भारतीय संस्कार। ठीक है, यानी भारतीयों के क्या संस्कार है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लस में नॉलेज के व्यू से भी। ठीक है, क्योंकि आप अगर भारत के व्यक्ति हैं, अगर आपको भारत के संस्कार के बारे में पता नहीं है ना कि कौन सा संस्कार कब मनाया जाता है, जन्म के पहले कितने संस्कार मनाए जाते हैं, जन्म के बाद कितने संस्कार मनाए जाते हैं, कब कब कौन सा संस्कार मनाया जाता है, अगर ये सब पता नहीं है ना तो दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए संस्कार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नॉलेज के पर्पज़ से भी और बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से भी। ठीक है, देखिए आप दोनों के पर्पज़ से इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस थ्योरी पोर्शन को ध्यान से सुनते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप थ्योरी पोर्शन को ध्यान से सुनते हैं तो आपको नॉलेज के पर्पज़ से भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिखा है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम, संस्कृति होगा संस्कार होगा। ठीक है, अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते, बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टता को धारण करती है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 लाइन आपको हिंदी यहाँ इस बार में क्या क्या होंगे चैप्टर नंबर 6 में कि 1 लाइन आपको संस्कृत पढ़ूंगा, 1 लाइन इसका हिंदी। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। हालांकि डिस्कस क्वेश्चन करते मतलब क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करते हुए चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें हम चेंजेस क्या क्या है कि 1 बाय 1, जैसे 1 लाइन संस्कृत तो 1 लाइन उसका हिंदी कर दिया। ठीक है, ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या बोले कि भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टम विद्यते, बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टता को धारण करती है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है कि कौन अन्यतम विशिष्टता को धारण करती है, तो आंसर में क्या लगाना है, भारतीय संस्कृति लगाना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि यत् जीवने इह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति, बोल रहा है कि संस्कारों के यहाँ जीवन में समय समय पर अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कैसे पूछ सकता है कि जीवन में समय समय पर किसका अनुष्ठान होता है, तो किसका होता है, संस्कार का अनुष्ठान जीवन में समय पर होता है। समझ गए। आगे लिखा है कि अदम संस्कार शब्दों सीमितो व्यंग रूपा प्रयुज्यते, बोल रहा है कि आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। आज जो है संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए इस लाइन से कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आज संस्कार शब्द कैसे प्रयुक्त होता है, तो सीमित बोलना है और व्यंग रूप में। आज जो संस्कार शब्द है वो सीमित और व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतीय व्यक्तित्वम रच्यते, बोल रहा है किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। कौन, तो संस्कार। ठीक है, ये संस्कृति का जो उपकरण है हम लोग के पास में क्या है, संस्कार, तो ये भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो संस्कार। कौन करता है, तो संस्कार जो है ना भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च, बोल रहा है कि विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। ठीक है, जो विदेश में भारत देश को छोड़ के विदेश में रह रहे हैं वो भी भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। समझ गए। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि विदेश में निवास करने वाले भारतीय किसके प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं, तो किसके प्रति, तो संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। समझ गए। अब देखिए क्या लिखा है कि पाठ्य अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं च निरूपितम, बोल रहा है कि इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। ठीक है, इस पाठ में संस्कार का संक्षिप्त परिचय और महत्व का निरूपण किया गया है। किस पाठ में, तो भारतीय संस्कारा पाठ में। ठीक है,
चलिए, ये था परिचय। अब यहाँ से जो है अध्याय शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्कार महत्वम धार्यन्। बोल रहा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि कौन प्राचीन काल से ही महत्व को धारण किए हुए हैं। आंसर में क्या? तो संस्कार लगाना है। क्या लगाना है? संस्कार लगाना है। ठीक है, आगे प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जयते। बोल रहा है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें संस्कारों से ज्ञात होता है। ठीक है, जो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान है वो किससे हमें ज्ञात होता है? तो संस्कार से ज्ञात होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? संस्कार से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? तो आंसर में क्या लगाना आपको? संस्कार। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। ठीक है, क्या बोले कि यत् ऋषीणाम कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। हिंदी क्या गया कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद ले, होम हो यानी यज्ञ हो और परिवार सदस्यों का मिलन हो। ठीक है, ये ऋषियों की कल्पना थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तत्र सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने भस्मन्ति। बोल रहा है कि ये सब संस्कार के अनुष्ठान में ही संभव है। ये जितना भी आप देख रहे हैं कि बड़ों का आशीर्वाद ले और वेद मंत्र का पाठ हो, होम हो, परिवार सदस्यों का मिलन हो, जब तक कि संस्कार नहीं होगा ना, आप में आपका परिवार का मिलन नहीं होगा। कैसे सर? अगर आपके परिवार का सदस्य कोई बाहर रह रहे हैं तो जब तक कि आपके घर में कोई संस्कार नहीं होगा, संस्कार जैसे कि आपका हो सकता है सैसवा संस्कार हो, या फिर हो सकता है कि विवाह संस्कार हो, या मरणोपरांत जो संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, ये सभी अगर संस्कार में से कोई संस्कार नहीं होगा ना, तब तक परिवार का सदस्य अगर बाहर में है तो बाहर ही रहेगा। अगर ये सभी संस्कार में से कोई एक संस्कार होगा तब उसको आप आमंत्रित कीजिएगा, तभी वो घर आएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉसिबल, यानी परिवार सदस्यों का जो मिलन का जो पॉसिबल है वो संस्कार से ही संभव होता है। समझ गए? चलिए अब बोल रहा है कि एवं संस्कार महत्वम धारयन्ति। बोल रहा है कि इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार संस्कार क्या करते हैं? महत्व को धारण करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपस्य च न विस्मरति। ठीक है, या विस्मयते। बोल रहा है कि कुछ संस्कार का जो मौलिक अर्थ है उसके परिमार्जन रूप और गुणाधान रूप को भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जो संस्कार का मौलिक अर्थ है ना, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अतः संस्कार मानवस्य कर्मसु परिमार्जन दोषापयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वयन्ति। बोल रहा है कि इसलिए संस्कार मानव के कर्मशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में और गुणों को धारण करने में योगदान करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, कौन दोषों को दूर करने और गुणों को धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं? तो कौन? संस्कार। कौन करते हैं? तो संस्कार करते हैं। समझ गए? आगे लिखा है कि संस्कार प्रायन पंचविधा सन्ति। बोल रहा है कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये भी देखिए संस्कृत का ही है, थोड़ा पता नहीं, इसको हम कलर चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, भूल गए। ठीक है, बोल रहा है संस्कार प्रायः पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन? तो जन्म पूर्वस्य त्रयो संस्कार, शैशवा 6 संस्कार, शैक्षणिक 5 संस्कार, गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा 1, मरणोपरांत संस्कार, ठीक है, अंत्येष्टि। ठीक है, बोल रहा है कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जन्म के पूर्व, एक तो होता है शैशवा में, एक तो होता है शैक्षणिक, एक तो होता है विवाह संस्कार, एक तो होता है अंत्येष्टि। 5 प्रकार का संस्कार हो गया। अब देखिए जन्म के पूर्व कितना संस्कार होता है? तो 3 होता है। ठीक है, जन्म के पूर्व कितना संस्कार? 3 प्रकार का। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? कितने? तो 5। ठीक है, जन्म के पूर्व कितना? तो 3,
शैशवावस्था में कितना? तो 6। शैक्षणिक कितना? तो 5। गृहस्थ संस्कार यानी जो विवाह रूप में संस्कार होता है वो कितना होता है? 1। और मरने के बाद कितना संस्कार होता है? 1। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। जन्म के पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, उसके बाद फिर कितना? शैक्षणिक में 5, अब विवाह में 1 और मरने के बाद भी 1। देखिए टोटल कितना हो गया? 3, अच्छा 9, 9 5 14, 14 1 15, 1 16। अगर कुल संस्कार पूछेगा तो कितना हो गया? 16। लेकिन प्रायः कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन कुल पूछेगा तो 16। ठीक है। जन्म के पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, और शैक्षणिक में 5, और विवाह में 1, और मरने के बाद भी 1 संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लाइन याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है, समझे। अब देखिए वही बात लिखा है कि एवं संस्कार एवं 16 संस्कार भवन्ति। इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं। गिनाए ना 16 संस्कार। जन्म के पूर्व कितने संस्कार? 3, शैशवा में 6, शैक्षणिक में 5, उसके बाद फिर विवाह में 1, और मरने के बाद फिर कितना? 1। देखिए 3 3 6, 3 और 6 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16। तो इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति। अब जन्म के पूर्व कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो जन्म के पूर्व गर्भाधान होता है। ठीक है। पुंसवनम होता है, सीमंतोनयनम, ये जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ठीक है। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। आप जिस तरह बोल रहे हो उस तरह आप भी बोलिए। ठीक है। तब जाके याद होगा। ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जन्म के पूर्व वाला संस्कार है, तो याद रहेगा ना, तभी ना बताइएगा। तो कौन कौन है? गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। ठीक है। तो ये जन्म के पूर्व 3 संस्कार है। ठीक है। आगे लिखा है कि अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ संस्कार रोपणम गर्भवश्चस्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम आसीत। बोल रहा है कि यहाँ गर्भ की रक्षा हो उसके लिए गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए कि गर्भ की रक्षा के लिए कौन सा संस्कार मनाया जाता है? तो कौन सा? गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद पुंसवन संस्कार, जो बच्चा गर्भ में आ गया है वो बच्चा संस्कारी हो उसके लिए कौन सा संस्कार मनाया जाता है? तो पुंसवन संस्कार। ठीक है। पुंसवन संस्कार, बच्चा संस्कारी हो उसके लिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है सीमंतोनयन संस्कार, वह माँ जिसके गर्भ में बच्चा है वो प्रसन्न हो या प्रसन्न रहे उसके लिए सीमंतोनयन संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। यूँ समझिए कि गर्भाधान संस्कार जो मनाया जाता है वो गर्भ की रक्षा के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और बच्चा संस्कारी हो उसके लिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। ध्यान से अभी देखिए बच्चा जन्म भी नहीं लिया है उससे पहले ही संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। गर्भाधान संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए मनाया जाता है। पुंसवन संस्कार बच्चा संस्कारी हो उसके लिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। और जो माँ गर्भ धारण किए हुए वो प्रसन्न रहे उसके लिए सीमंतोनयन संस्कार मनाया जाता है। बताइए क्या अभी के दौर में आप लोगों के घर में ये तीनों संस्कार मनाया जाता है क्या? बहुत के यहाँ मनाया जाता है, लेकिन जो रूरल एरिया में है मुश्किल है कि ये सभी संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। बहुत के यहाँ भी अभी भी मनाया जाता है, लेकिन बहुत है कि बहुत के यहाँ भी अभी नहीं मनाया जाता। मनाया जाता क्या? आपको गर्भ धारण क्या है तो गर्भाधान मनाए, पुंसवन संस्कार मनाए, सीमंतोनयन संस्कार मनाए, ये सब मनाया जाता है? नहीं। अब बहुत को तो ये संस्कार भी पता नहीं होगा। क्या सच बताइए, क्या इससे पहले आपको पता था कि गर्भ के पहले यानी गर्भ धारण से पहले कितना संस्कार मनाया जाता था? तो 3। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। गर्भाधान किस लिए? तो गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान। ठीक है। अब पुंसवन संस्कार किस लिए? तो बच्चा संस्कारी हो उसके लिए पुंसवन संस्कार। ठीक है। और सीमंतोनयन किस लिए? तो जो माँ गर्भ धारण किया है वो प्रसन्न रहे उसके लिए सीमंतोनयन संस्कार मनाया जाता है। मनाया जाता है ना। चलिए आगे लिखा है कि शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्यप्राश्रम, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदश्चेति कर्मसु भवन्ति। बोल रहा है कि शैशव संस्कार में जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्यप्राश्रम, चूड़ाकर्म और कर्णभेद संस्कार कर्मशः होते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 संस्कार हो गया। कितना हो गया? 6 संस्कार हो गया। तो शैशव संस्कार में 6 संस्कार मनाए जाते हैं। पहले क्या? जात कर्म। जात मतलब लड़का, जो बच्चा है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, ये लड़का है कि लड़की है, ये हो गया जात कर्म संस्कार। उसके बाद नामकरण संस्कार, नामकरण, लड़का है तो क्या नाम रखे, लड़की है तो क्या नाम रखे। ठीक है। उसके बाद निष्कर्मण संस्कार। ठीक है। निष्कर्मण संस्कार। ठीक है, जो छठी बोलते हैं। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, यानी जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है तो उसको अन्न खिलाया जाता है ना, तो वो बोलते हैं अन्नप्राशनम संस्कार। ठीक है। उसका चूड़ा कर्म, जैसे बच्चा देखिए मुंडन जो बच्चा का होता है, मुंडन होता है ना बच्चा का,
बच्चा का जो मुंडन होता है उसको बोलते हैं चूड़ा कर्म, ठीक है। और मुंडन के समय ही बच्चा का कान भी छेदा जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका कान भी छेदा जाता है, ठीक है। तो हो गया कर्ण भेद संस्कार, ठीक है। तो ये सभी शैशव संस्कार के ही अंतर्गत आते हैं, समझे। जैसे बोलते हैं ना कि घर में छठी फलमा को बेटी या बेटा हुआ है तो छठी मनाएंगे, तो छठी में कितना संस्कार, 6 संस्कार। कौन कौन? जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्मण, अन्नप्राशरम, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, ये सभी शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं, समझे। चलिए अब आगे देखिए, आगे है कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरा आरंभ उपनयनम वेदा आरंभ के शांत समाप्त चेती संस्कार प्रकल्पित। बोल रहा है कि शिक्षा संस्कार में अक्षरा आरंभ, उपनयनम, वेदा आरंभ के शांत, समावर्तन, ये संस्कार होते हैं। अच्छा, शिक्षा में कितना बताए थे? 5। अच्छा गिनिए तो 5 हुआ। अक्षरा आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत और समावर्तन। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अक्षरा आरंभ में क्या होता है वो देखिएगा। लिखा है कि अक्षरा आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। बोल रहा है कि अक्षरा आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करते हैं। जो अक्षरा आरंभ संस्कार होते हैं उसमें जो शिशु होता है वो अक्षर लिखना और अंक लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, समझ गए। अक्षरा आरंभ में जो शिशु है वो अक्षर लिखना और अंक लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद है उपनयन संस्कार, ठीक है। लिखा है कि उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। बोल रहा है कि उपनयन संस्कार में, उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं। जो गुरु है, गुरु जी जो है ना, गुरु जी शिष्य को, जो शिष्य है उसको अपने घर ले जाते हैं और वहीं पे शिक्षा देते हैं। ये किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत। पूछेगा कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, तो उपनयन संस्कार में जो गुरु होता है, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययन करोति, और वहाँ पर शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। जैसे अभी आप अगर ऑफलाइन मेरे पास ही पढ़ने आइएगा तो जो यहाँ का नियम होगा उस नियम का पालन करते हुए ना पढ़िएगा, कि वैसे तो नहीं, वैसे तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे गुरु के यहाँ जाइएगा तो वहाँ जो गुरुकुल का नियम होता है उस नियम का पालन करते हुए आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि वहाँ पर शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, समझ गए। चलिए, और वो नियम क्या है देखिएगा, सुनिएगा। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्ट, और वो सभी नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। जितने भी शिक्षा के नियम होते हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि प्राचीन काले शिष्यस्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते समा। बोल रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन काल में किसको ब्रह्मचारी कहा जाता था, तो किसको? शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, समझ गए। ध्यान देना है, जो क्वेश्चन बनेगा, हालांकि क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आ रही हैं, लेकिन ध्यान देना ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत ना हो। बोल रहा है कि गुरु गृहे एवं शिष्य वेद आरंभ करोति। बोल रहा है कि गुरु जी के घर में ही शिष्य वेद को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि शिष्य वेद आरंभ कहाँ शुरू करता है, ये वेद को पढ़ना कहाँ शुरू करता है, तो कहाँ? तो गुरु जी के घर में। शिष्य जो वेद को पढ़ना शुरू करता है वो कहाँ शुरू करता है? तो गुरु जी के घर में ही शुरू करता है, समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मान्यते समा। बोल रहा है कि वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन शिक्षा में किसका महत्व उत्कृष्ट माना जाता है, तो किसका? वेदों का महत्व उत्कृष्ट माना जाता है, समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति समा। बोल रहा है कि केशांत संस्कार में गुरु जी के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है, ठीक है। केशांत संस्कार जो है उसी संस्कार के अंतर्गत गुरु जी के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है। क्षौर कर्म मतलब मुंडन, क्षौर कर्म मतलब क्या होता है? मुंडन, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस संस्कार के अंतर्गत शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है, तो केशांत संस्कार के अंतर्गत, ठीक है। बोल रहा है कि अत्र
गोदान मुख्यम कर्म, बोल रहा है कि यहाँ गाय का दान मुख्य कर्म होता है। केशांत संस्कार में गाय को दान किया जाता है और केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे शायद वही लाइन लिखा है। अतः संस्कृत ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, बोल रहा है कि इसीलिए संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम बदल करके गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। क्योंकि गोदान संस्कार में जब गुरु के घर में शिष्य का प्रथम छौर होता है, तो जो शिष्य के घर वाले होते हैं वो गुरु जी को गाय को दान देते हैं, इसीलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है। किस संस्कार को? तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि समापवर्तनम संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश, बोल रहा है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य का गुरु जी के, यहाँ के दो बार आ गया है, गुरु जी के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि शिष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वो समावर्तन संस्कार के अंतर्गत ही प्रवेश करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस संस्कार के अंतर्गत शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो समावर्तन संस्कार के अंतर्गत। समझ गए? चलिए आगे लिखा है कि शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिशा गृहम प्रेषयति, बोल रहा है कि शिक्षा समाप्त होने पर गुरु जी शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी भी वो परंपरा चली ही आ रही है कि जैसे शिक्षा समाप्त होता है तो एक होता है कि विदाई समारोह होता है ना, तो विदाई समारोह में जितने भी गुरुजन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑफलाइन में हम भी आप लोग को एक अच्छा संस्कार उपदेश देके भेजते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में बैठना है, कैसे एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उसके बाद फिर जीवन में इस शिक्षा को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, या जीवन यापन कैसे करना है, क्या कर्म करना चाहिए जीवन में जो कि लोग आपको अच्छा कहें, हमेशा सत्य बोले, ये सभी आपको हम कह के भेजते हैं। ठीक है, यही उपदेश देके जब लास्ट होता है, विदाई समारोह होता है, उस समय सभी गुरुजन आपको उपदेश देके भेजते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते यथा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्याय यमना प्रमाद इत्यादि। बोल रहा है कि उपदेश में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित होते हैं। ठीक है, उपदेश में जो हम लोग उपदेश देते हैं या गुरुजन उपदेश देते हैं, वो जीवन का धर्म प्रतिपादित होता है, यानी जीवन को कैसे अपने आप, मतलब जीवन कैसे जीना है उसके लिए गुरुजन उपदेश देते हैं। क्या देते हैं कि सत्य बोलो, हमेशा जीवन में क्या बोलना है, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और अपने से अध्ययन करने में कभी भी प्रमाद ना करो, यानी कलह ना करो। जैसे अपने से अध्ययन करने की बारी आई तो अपने से भी अध्ययन कर ले, ये नहीं कि गुरुजन रहेंगे तभी अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग मुझसे बहुत बच्चे होंगे, हाँ गुरुजन जो पढ़ाएंगे उठो याद करेंगे या उठो पढ़ेंगे, और गुरुजन जो नहीं पढ़ाएंगे उसको कायल पढ़ने जाएंगे नहीं। ठीक, अगर आपके सिलेबस में है तो उसको पढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, गुरुजन अगर मान लीजिए वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में है तो वो भी पढ़ लेना चाहिए। समझे? चलिए आगे लिखा है कि विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। बोल रहा है कि विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस संस्कार के अंतर्गत मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो आंसर में क्या लगाना है, विवाह संस्कार। क्या लगाना है, विवाह संस्कार। ठीक है, आगे लिखा है कि विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नानाविधानि कर्मकांडकानि भवन्ति। बोल रहा है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है जहाँ होगा जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ और कर्मकांड होते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत बहुत प्रकार की विधियाँ होता है, कर्मकांड होता है, और कौन कौन होगा अभी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि तेषु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वरपक्ष स्वागतम वरवधू परस्परम निरक्षरम कन्यादानम अग्नि स्थापना, ठीक है, अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजोहम सप्तपति सुंदरादानम इत्यादि, ये सभी विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या बोले कि उनमें वाग्दानम, मंडप निर्माण, ठीक है, मंडप का निर्माण,
वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, ठीक है, और इसके बाद वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, ठीक है, कन्यादान होता है, बाद में अग्नि स्थापन होता है, ठीक है, उसके बाद फिर पानी ग्रहण होता है, लाजो हम होता है, सप्तपदी और सिंदूरादान, ये सभी विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब पहली बार अब किसी का विवाह लगाता है तो वो देख सुन होता है ना। अब देख सुन होने के बाद फैलन होने के बाद क्या होता है कि मंडप का निर्माण होता है ना। अब मंडप का निर्माण होने के बाद जो बराती लोग होता है, लड़का पक्ष लड़की के यहाँ जाता है, तो लड़की पक्ष वाला क्या करता है कि लड़का का स्वागत करता है ना। जो लड़का का स्वागत करता है, ये लड़का पक्ष वाला का जो स्वागत करता है वो क्या लड़का के घर पे करता है कि लड़की वाले अपने घर पे करते हैं, तो अपने घर पे करते हैं, तो वही लिखा है कि वधू घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है, ठीक है। इसके बाद वर वधू परस्पर आप एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कि जयमाला जो होता है उसी में ना वर वधू एक दूसरे को देखता है, तो वही बोल रहा है कि वर वधू परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। और देखने के बाद क्या होता है, कन्यादान होता है, उसके बाद फिर अग्नि स्थापना होता है, यानी कन्यादान होने के बाद फिर 7 फेरा होता है, फिर पानी ग्रहण करवाता है, जैसे कि जो होता है कि नहीं होता है पानी ग्रहण होता है, उसके बाद फिर लाजो होम होता है, उसके बाद फिर सप्तपदी यानी 7 फेरा लेता है, उसके बाद फिर सिंदूरादान होता है, उसके बाद सिंदूरादान होने के बाद फिर क्या होता है कि बराती लोग को विदा कर देता है, जाओ भाई तुम लोग अपना घर जाओ, होता है ना, मतलब स्वागत के साथ घर भेजते हैं, ऐसे नहीं भेजते हैं। तो ये सभी तो कर्मकांड विवाह संस्कार में होते हैं ना। चलिए अब देखिए जितना कर्मकांड हम बोले ना उस कर्मकांड को याद रखना है। पूछ देगा कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो क्या बताना पड़ेगा कि 7 फेरा क्या बचपन में लेता है आदमी कि विवाह संस्कार के अंतर्गत लेता है, ठीक है। कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। अग्नि स्थापनम किस संस्कार के अंतर्गत होता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। पानी ग्रहण किस संस्कार के अंतर्गत होता है, तो विवाह संस्कार। लाजो हम किस संस्कार के अंतर्गत होता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। मंडप का निर्माण किस संस्कार के अंतर्गत होता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। वागदानम किस संस्कार के अंतर्गत होता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। उसे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वधू के घर वर पक्ष का स्वागत किस संस्कार के अंतर्गत होता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। समझे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायण आयोजनम भवति। बोल रहा है कि सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन प्रायः इसी प्रकार होता है। अच्छा, विवाह संस्कार क्या जो अभी विधान हम बताएं उसके अलावा क्या दूसरे विधान से विवाह संस्कार होता है, नहीं ना। जो भी हम बताएं उसी प्रकार से सभी जगह विवाह संस्कार का आयोजन होता है ना। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तद अंतरम गर्भाधान्या दया संस्कार पुनरावर्त अंते जीवन चक्रम च भ्रमित। बोल रहा है कि इसके बाद गर्भाधान इत्यादि संस्कार दोहराते हैं और जीवन भर चलते रहते हैं, ठीक है। अब विवाह संस्कार होने के बाद एक तो मृत्यु संस्कार होता है यानी अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार के बाद फिर बच्चा जन्म लेता है, फिर उसका क्या होता है, गर्भाधान होता है, पुंसवन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद पुंसवन के बाद क्या होता है, समावर्तन होता है, नहीं सीमंतोनयन होता है। सीमंतोनयन के बाद फिर वैशेषव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, फिर विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के बाद फिर अंत्येष्टि संस्कार। बस यही सब जीवन भर चलते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि मरणाद अंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिष्यते। बोल रहा है कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंत्येष्टि संस्कार कब मनाया जाता है, ये जो अंत्येष्टि संस्कार है कब मनाया जाता है, तो मरने के बाद मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार मनाया जाता है, कौन सा अंत्येष्टि संस्कार मनाया जाता है, समझे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम अनुपादनम संस्कार इति। बोल रहा है कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण अनुपादन संस्कार से है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी संस्कार मनाया जाता है, ठीक है। बताइए भारतीय संस्कार आप लोगों को समझ में आया? चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी बात इसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला वीडियो में आएगा, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी बात आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, ठीक है।